कार्यवाही की शुरुआत। गोविंद सिंह डोटासरा को आप देख रहे हैं, सचिन पायलट, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, सभी सदस्य उपस्थित। और देखिए जोर इस बात पर सबसे ज्यादा कि सदन बेहतर तो चले ही, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा चले, इस पर सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि जितना ज्यादा सदन चलेगा और जितना ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, उतनी ज्यादा बातें, उतने ज्यादा मुद्दों को सदन के भीतर उठाया जा सकता है, क्योंकि जनता ने इन्हें चुनकर भेजा है इस उम्मीद के साथ कि ये हमारी समस्याओं को सदन के भीतर पहुंचाएंगे, वहां पर हमारी बातों को रखेंगे। और चलिए कार्यवाही शुरू हो रही है, सुनते हैं। संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा, उसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको दोहराएंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आय के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। माननीय
सदस्यगण, 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में हुए राज्य के 16वीं विधानसभा के चुनाव निर्विघ्न, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संपन्न हुए। मैं प्रदेश की जनता को इस चुनाव में अब तक के सर्वाधिक मतदान एवं प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश देने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं समस्त नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि माननीय सदस्य राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों को विधानसभा में प्रभावी ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण एवं चहुमुखी विकास में अपना सक्रिय योगदान देंगे। मैं समस्त माननीय सदस्यों का अभिनंदन करता हूं तथा सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों एवं प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान में लोकतंत्र की प्राचीन परंपरा रही है। हमारे प्रदेशवासी समय समय पर ऐतिहासिक निर्णय कर लोकतंत्र की परिपक्वता का संदेश देते रहे हैं। इस बार भी राजस्थान की आवाम के 75.45% रिकॉर्ड मतदान कर एक अनूठा कीर्तिमान रचा, जो परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है तथा संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का अनुपम कार्य है। प्रसन्नता की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उल्लास के साथ लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर विश्वास जताकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पूर्व की सरकार अपने अंतर्विरोधों और अहम की लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण प्रदेश की विकासोन्मुखी नीति बनाने एवं निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई। फलस्वरूप जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। दुर्भाग्य से विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अंतर विरोध और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही। लेकिन अब यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर न केवल नए राजस्थान का निर्माण करेगी, अपितु विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने पुरजोर ढंग से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास जताकर वर्तमान सरकार को शासन की बागडोर सौंपी है। मैं जनता द्वारा किए गए इस विवेकपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करता हूं। परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा जो नहीं सहेगा राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से सत्ता में हुए परिवर्तन राजस्थान को अस्थिरता और अराजकता के अंधकार से सुशासन के प्रकाश की ओर ले जाकर विकसित, शिक्षित एवं खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करेगा। चुनावी यात्राओं और जनसभाओं के दौरान जनता से किए गए वायदे वर्तमान सरकार के संकल्प पत्र का अहम हिस्सा है। इसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि अब खुशहाली, समृद्ध और मजबूती के साथ आपनों अग्रणी राजस्थान का संकल्प जमीन पर साकार होगा। इस वर्ष हमने राजस्थान की राजनीति के अजात शत्रु पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी मनाई, जिन्होंने देश में पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन और विचारों पर आधारित अंत्योदय योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया, जिससे सरकार के खजाने में गरीब तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। गरीब कल्याण की यह अनूठी योजना कालांतर में अलग अलग रूप में देश भर के प्रदेशों में लागू की गई। माननीय भैरव सिंह जी के गरीब कल्याण के मौलिक विचारों को देखते हुए विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने इसीलिए भैरव सिंह जी को भारत के रॉकफेलर की संज्ञा दी थी। यह वर्ष देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का
जन्म शताब्दी वर्ष भी है। अटल जी ने देश में न केवल सुशासन की नींव रखी, अपितु सड़क जोड़ो और नदी जोड़ो जैसे विशाल संकल्पनाओं को मूर्त रूप देकर भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भी किया। हमारी सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके विचारों के प्रति कटिबद्ध रहते हुए लक्ष्य अंत्योदय पथ, अंत्योदय और प्रण अंत्योदय को साकार करेगी। हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल में आखिरी समय में बिना बस्ती प्रावधानों के आनन फानन में घोषित की गई इन तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा अवश्य की जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा गहन छानबीन के उपरांत ही इन कथित कल्याणकारी योजनाओं को समुचित वित्तीय आधार देकर ठोस एवं व्यावहारिक रूप में जमीनी धरातल पर लागू करने का काम किया जाएगा। इसे लोकतंत्र का असली उद्देश्य जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन सार्थक होगा और केवल भ्रामक प्रचार के बजाय सचमुच में जनता का सेवा कार्य सुनिश्चित हो सकेगा। माननीय सदस्यगण, विगत सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों, अदूरदर्शी निर्णयों तथा आर्थिक कुप्रबंधन ने बीते 5 वर्षों में राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की ओर अग्रसर किया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान पुनः बीमारू और सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य की श्रेणी में आ गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन वित्त लेखे वर्ष 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 को राज्य पर रुपये 3,11,374 करोड़ का ऋण भार था एवं प्रति व्यक्ति ऋण भार रुपये 40,300 था। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार 31 मार्च 2024 को राज्य पर रुपये 5,79,781 करोड़ का ऋण भार अनुमानित है तथा प्रति व्यक्ति ऋण भार बढ़कर रुपये 70,800 होना अनुमानित है। विरासत में मिली प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। राजस्थान के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोड मैप तैयार करेगी। विगत 5 वर्षों में राजस्थान में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता व संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आम जन किसान विद्युत कटौती का लगातार दंश झेलने को मजबूर रहे। आम जन में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चरितार्थ होती रही। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की प्रदेश की डिस्कॉम को आर्थिक संबलता देने के लिए शुरू की गई उदय योजना के माध्यम से डिस्कॉम का 62,400 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया था। दुर्भाग्य से गत कांग्रेस राज के कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण आज यह ऋण फिर से बढ़कर 88,700 करोड़ रुपए के पार गया है। किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाने के टर्न की प्रोजेक्ट, विदेश से महंगा कोयला खरीद, कोयला धुलाई और निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से महंगी दरों पर बिजली खरीद में गत सरकार के कार्यकाल में हुए संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। विगत सरकार के बढ़े हुए टी&डी लॉस को नियंत्रित करके तथा गैर जीवाश्म स्रोत वाली अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गत सरकार द्वारा घाटे में धकेले गए डिस्कॉम्स के आर्थिक हालात को विशेषज्ञों के परामर्श तथा कुशल प्रबंधन द्वारा सुधार कर नागरिकों, उद्योगों एवं किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हमारी सरकार द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। गरीबी उन्मूलन को लेकर सरकार का संकल्प एक वास्तविक संकल्प है, जो आपनों अग्रणी स्थान में उल्लेखित संकल्प पत्र में भी झलकता है।
सरकार का हर गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर पर छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर में बिजली की गारंटी, हर खेत को पानी की गारंटी, हर महिला को सुरक्षा की गारंटी और हर अपराधी को सजा की गारंटी मुख्य ध्येय होगा। हमारी सरकार जन समस्याओं का समयबद्ध निराकरण कर प्रदेश में सुशासन की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर जनता दरबार के माध्यम से प्रभावी जन सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी और आम जन की समस्याओं का निस्तारण प्रशासन की पहली इकाई पर ही किया जाएगा। हमारी सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पबद्ध है। इस उद्देश्य से प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोई के स्थान पर अब अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि श्री अन्नपूर्णा रसोई में अब मिलेट श्री अन्न को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में खाद्य पदार्थों का वजन अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, जिससे मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों को पर्याप्त कैलोरी का पोषण मिल सकेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि हमारी सरकार ने गरीब वर्ग की माताओं बहनों के प्रति अपने संकल्प को पूरा करते हुए 1 जनवरी 2024 से मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा को मूर्त रूप दे दिया है। हमारी सरकार महिलाओं को सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आंकड़ों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दुगना कर अब 12,000 रुपये प्रतिबद्ध करने की प्रस्तावित योजना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा संबल होगा। गेहूं उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रमुख स्थान है। किसान भाइयों की फसल का सही दाम सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की एमएसपी के ऊपर राज्य सरकार बोनस देकर 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की योजना बनाएगी। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा बाजरा यानी मिलेट श्री अन्न उत्पादन करने वाला देश है। इसमें भी राजस्थान देश में सिरमौर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट श्री अन्न वर्ष घोषित किया गया है। इस मिलेट क्रांति के फलस्वरूप अब हमारे ज्वार बाजरे को देश दुनिया में सबसे लोकप्रिय खाद्यान्न के रूप में पहचाने जाने लगा है। गत सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफी को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। कल्ला कमेटी बनाई गई, कृषकों की ऋण माफी हेतु वन टाइम सेटलमेंट करने की बात कही गई, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए किसानों के कर्ज माफी के स्थान पर 19,000 से ज़्यादा किसानों की जमीनें कुर्क भी की गई। अत्यंत दुख का विषय है कि विगत सरकार की इस दोषपूर्ण कृषक नीति के कारण हमारे कई किसान भाई आत्महत्या करने तक को मजबूर हुए। किसान भाइयों के हितों की रक्षा वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई थी, उनको बिना विलंब किए उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा देने के लिए व्यावहारिक मुआवजा नीति निर्धारित की जाएगी। किसान भाइयों को खाद बीज से लेकर बाजार तक किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रदेश में सुगम व्यवस्था तैयार की जाएगी। उर्वरकों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिए फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना ERCP की DPR तैयार की गई थी, लेकिन इस पर गत सरकार ने ठोस कार्य करने की बजाय इस परियोजना पर केवल राजनीति करने का काम किया। गत कांग्रेस सरकार द्वारा 23 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 170 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना ERCP को वर्ष 2051 तक पूरा करने की बात कही गई थी, जो इस बात का द्योतक है कि सरकार 28 वर्षों तक इस योजना को लटकाना भटकाना चाहती थी।
इतने लंबे अरसे में तो 2-2 पीढ़ियां तक बदल जाती हैं। हमारी सरकार ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इस योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड पर त्वरित गति से किया जाएगा। अब राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार आने से ईआरसीपी के संबंध में एमओयू कर परियोजना को शीघ्र अतिशीघ्र मूर्त रूप दिया जाना आसान होगा। माननीय सदस्यगण, विगत सरकार के समूचे कार्यकाल के दौरान पेपर लीक माफिया सक्रिय रहा, जिसके कारण लाखों प्रतिभावान युवाओं का भविष्य अंधकार में बन गया। स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि भर्ती परीक्षाओं में दिन प्रतिदिन पेपर लीक होते रहे एवं पारदर्शिता समाप्त हो गई। पेपर लीक घोटालों के मुख्य सरगनाओं को गत सरकार भर्ती के सामने लाने में विफल रही। पूरे 5 साल तक प्रदेश के युवाओं में निराशा, असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त रहा। हमारी सरकार ने निर्णय कर पेपर लीक मामलों की कड़ी जांच हेतु एसआईटी का गठन कर दिया है। साथ ही अब भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारियों से करवाने तथा नकल माफियाओं के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार और माफिया राज का अंत करने के लिए संकल्पशील है। प्रदेश के युवाओं में हताशा और अवसाद के कारण आत्महत्या के बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय है। युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से उनको तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने या उनकी ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करने के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमारी सरकार प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों को पूर्णतः आश्वस्त करती है कि प्रदेश में अब ना तो नौकरी की लूट होगी और ना ही पेपर लीक होगा। विद्यार्थियों को केजी से पीजी यानी प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की गारंटी सरकार के संकल्प पत्र में निहित है, जिसे समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस शांतिपूर्ण प्रदेश में कानून का शासन सुनिश्चित करने में यह सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस क्रम में सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालते ही अहम निर्णय लेते हुए एक्शन मोड पर कार्य शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप करीब 10,000 अपराधियों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की गई है। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण विगत 5 वर्षों में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। विभिन्न विभागों में यथा जल जीवन मिशन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में सोना एवं नकदी की बरामदगी, बायोफ्यूल प्राधिकरण जैसे हर विभाग में भ्रष्टाचार को शह मिली। प्रदेश में पनप रहे भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन उस पर अंकुश लगाने की बजाय राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार की सीबीआई को अनुसंधान की सामान्य स्वीकृति न देने से जैसे अनुचित निर्णय लिए, जिससे विदित है कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार को रोकने की कोई मंशा नहीं थी। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला। एसीबी की जांच में सजा योग्य पाए गए प्रकरणों में भी पूर्ववर्ती सरकार ने न तो कोई ठोस कार्रवाई की और न ही अभियोजन स्वीकृति प्रदान की। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर मजबूत प्रहार करने की दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्णय लेते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सीबीआई द्वारा अनुसंधान की शक्तियां बहाल कर दी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए आगे भी ठोस एवं कड़े निर्णय किए जाएंगे। राजस्थान में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और प्रदेश में परिशांति कायम करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार कर प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने हेतु कवायद शुरू कर दी गई है। राजस्थान में गत सरकार ने महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले बड़े पैमाने पर सामने आए, जिससे राजस्थान महिला दुष्कर्म के मामले में देश भर में पहला पायदान पर रहा। फलस्वरूप वीरों विभूतियों की यह गौरव भूमि बार बार कलंकित और शर्मसार हुई। हमारी मुख्य प्राथमिकता मातृशक्ति को समुचित शिक्षा देकर प्रदेश का ऐतिहासिक मान सम्मान और गौरव पुनः लौटाना है। राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को सख्ती से रोकेगी। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि राजस्थान को महिलाओं के लिए देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे।
सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को पूरी मजबूती और मुस्तैदी से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे। हमारी सरकार घुमंतु समुदाय के आवश्यक दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जात प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए शिविर लगाएगी। उस समुदाय के परिवारों के लिए आवासीय पट्टे, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा जैसा बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। हमारी सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सरकारी पदों को प्राथमिकता से भरेगी। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर नमस्ते योजना के अंतर्गत सभी मैनुअल स्किलिंग से जुड़े हुए मजदूरों के पुनः रोजगार के लिए प्रशिक्षण अथवा स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। माननीय सदस्यगण, मैं इस पर आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार सबको साथ लेकर विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा तथा उनका मान सम्मान बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार प्रदेश में सबको साथ लेकर गांधी जी की राम राज्य और स्वराज की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करेगी। प्रदेश में कानून के शासन और सुशासन को मजबूती के साथ स्थापित किया जाएगा। विगत कांग्रेस सरकार ने अपने बजट भाषण वर्ष 2019-20 के पैरा 79 में अक्टूबर 2022 तक बाड़मेर रिफाइनरी को पूरा करने की घोषणा की थी। दुर्भाग्य कि गत सरकार की लेट लतीफी एवं इच्छा शक्ति के अभाव के कारण आज तक रिफाइनरी मूर्त रूप लेकर प्रारंभ नहीं हो पाई है तथा इस मूल परियोजना की लागत 37,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। हमारी सरकार विशेषज्ञों की मदद से बाड़मेर रिफाइनरी के पूरे प्रोजेक्ट की नई सिरे से समीक्षा कर केंद्र सरकार के साथ मिलकर करीब 72,000 करोड़ रुपए का निवेश कर बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में तेजी लाएगी। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक राज्य में हजारों कैंप आयोजित हो चुके हैं, जहां पर विभिन्न शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों को केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर और वंचित पात्रताधारी लोगों का हाथों हाथ पंजीकरण कर लाभान्वित किया जाएगा। मेरा सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रीय प्रयास है, किसी राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। यह एक पवित्र कर्तव्य है। इसमें विकसित राष्ट्र निर्माण के बृहद उद्देश्य के साथ विकसित राजस्थान के ध्येय को सामने रखकर सभी प्रदेशवासियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना संचालित की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों, घटिया सामग्रियों और टेलर मेड टेंडरों के माध्यम से गत सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल सका। इस महत्वाकांक्षी योजना की रैंकिंग में राजस्थान देश में सबसे निचले यानी 33वें पायदान पर पहुंच गया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि जल जीवन मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा कर जहां एक ओर प्रदेश की जनता को योजना का लाभ दिलवाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर जल जीवन मिशन योजना में गत सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों और शिकायतों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश राजस्थान में देश के कुल धरातलीय जल संसाधनों का केवल 1% हिस्सा उपलब्ध है। हमारी सरकार जल संरक्षण के लिए भूजल संरक्षण एवं प्रबंध बोर्ड गठित करेगी तथा अन्य जल प्रदाय योजनाओं के कार्य को भी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। माननीय सदस्यगण, गत सरकार द्वारा बिना कार्य योजना और बिना पर्याप्त बजट के प्रदेश में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय एवं कई मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा तो कर दी गई, परंतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता और आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाई। अधिकांश महाविद्यालयों और विद्यालय या तो कागजों पर या किराए की बिल्डिंग में ही संचालित रहे।
निजी विश्वविद्यालय खोलने की होड़ ने प्रदेश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को गिरा दिया। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि इसी सदन में पूर्ववर्ती सरकार को मंत्रिमंडल से अनुमोदित निजी गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर का प्रस्तुत विधेयक वापस लेना पड़ा। गत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मात्र साइन बोर्ड बदलकर कथित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रूप में प्रारंभ करने का कार्य किया गया। इन विद्यालयों में न तो अंग्रेजी माध्यम प्रशिक्षित शिक्षक पदस्थापित किए गए और न विद्यालयों में कक्षों का निर्माण किया गया और न ही आवश्यक बस्ती प्रावधान किए गए। प्रदेश में इस अव्यवहारिक निर्णय का आम जनता, शिक्षकों, शिक्षाविदों की ओर से व्यापक स्तर पर विरोध भी हुआ। इतना सब होने के पर भी सरकार विद्यार्थियों को अधर झूल में छोड़कर अनिर्णय की स्थिति में बनी रही। हमारी सरकार इन विद्यालयों की समीक्षा कर विद्यार्थी हित सर्वोपरि रखते हुए इस संबंध में निर्णय लेगी। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित है तथा दूध उत्पादन में राजस्थान देश में अव्वल है। गत सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल तक पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा संचालित पशु बीमा योजना को बंद कर दिया था, जिसे लंपी वायरस के प्रकोप के बाद मजबूरीवश अंतिम वर्ष में आधे अधूरे ढंग से लागू किया। फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में पशु बीमा योजना का लाभ पशुपालकों को नहीं मिल सका। सरकार लंपी महामारी के दौरान पशु चिकित्सा प्रबंधन में पूर्णतः विफल रही तथा काल कवलित पशुधन के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दे पाई। गत सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलने की घोषणा की गई। दुर्भाग्य से यह घोषणा धरातल पर लागू नहीं हो सकी, जो इस बात का प्रमाण है कि गोधन की सार संभाल के प्रति भी सरकार निष्क्रिय और असंवेदनशील रही। हमारी सरकार गोमाता के संरक्षण और संवर्धन नई नीति बनाएगी। हर सिर पर छत हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सभी को आवास, हाउसिंग फॉर ऑल सुनिश्चित करने हेतु देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। दुर्भाग्य है कि गत सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों पात्रताधारी लाभार्थियों के आवेदन भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल सिस्टम पर समय पर अपलोड नहीं होने के कारण 9 लाख से अधिक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। हमारी सरकार जहां इन वंचित लाभार्थियों को उनका हक दिलवाएगी, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा कर बनते घर पूरे होते सपनों को साकार करेगी। हम पीएम आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर न रहे तथा वह समाज में गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन का हक प्राप्त कर सके। हमारी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम राजस्थान में मजबूत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है कि हम भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को निरंतर बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारा ध्यान नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर है। गत सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ के नाम पर फौरी तौर पर मात्र औपचारिकता की गई, जिसका चिकित्सकों और निजी अस्पतालों द्वारा व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। अब हमारी सरकार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के ध्येय वाक्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। चिकित्सकों और निजी अस्पतालों को विश्वास में लेकर सही मायने में प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। गत सरकार द्वारा केंद्र की आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना का नाम देकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार अब चिरंजीवी योजना की समीक्षा करेगी और आयुष्मान योजना को जन केंद्रित बनाकर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र योजना के तहत अब उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह आरोग्य मंदिर जन स्वास्थ्य की धुरी के रूप में कार्य करते हुए रोग उपचारात्मक सेवाओं के साथ प्रिवेंटिव एवं प्रोमोटिव हेल्थ सर्विस की भी उपलब्ध कराएंगे।
जिससे आमजन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो। यहाँ आमजन को 12 प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ योग एवं वेलनेस गतिविधियों का संचालन करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना की अनूठी पहल की है। प्रदेश में भी ऐसे 350 नए जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को कम कीमत में जरूरी दवाइयां मिल सके। हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में आम जनता के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखकर प्रतिवर्ष हर ब्लॉक में 2 स्वास्थ्य मेलों के आयोजन का संकल्प लिया है। इन मेलों में नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण मेडिकल टूरिज्म की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं। हमारी सरकार प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर 2 मेडिसिटी स्थापित करेगी। भारत सरकार के हील इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर राजस्थान में हील इन राजस्थान कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नर्सिंग कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डायलिसिस केंद्र एवं 1 ब्लॉक 1 डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित कर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। माननीय सदस्यगण, हमारी सरकार लक्ष्य मूल मंत्र के साथ प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया गया है। हमारे संकल्प पत्र में खुशहाल किसान, सुरक्षित समाज, सशक्त महिला, उत्कृष्ट शिक्षा, समर्थ युवा, आरोग्य प्रदेश, कुशल प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था, गौरवशाली विरासत, अद्वितीय पर्यटन, प्रबल अर्थव्यवस्था एवं उद्योग तथा सुदृढ़ आधारभूत संरचना के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। आपनों गढ़ी राजस्थान संकल्प पत्र की इन प्राथमिकताओं को अक्षरशः धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। जन आस्था से जुड़े पर्वतों पर हो रहा अवैध खनन हमारे लिए चिंता का विषय है। इससे जहां एक और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है, वहीं आम जन में रोष है। अवैध खनन से पर्यावरण को खतरा होने से पारिस्थितिकी संतुलन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। हमारी सरकार अरावली, आदिबद्री एवं कनकांचल सहित प्रदेश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को सख्ती से रोकेगी। राज्य में बढ़ता प्रदूषण हम सब के लिए गहन चिंता का विषय है। राजस्थान ग्रीन वार रूम की स्थापना कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के सभी शहर स्मार्ट सिटी बने। इसके लिए प्रदेश के 4 शहरों उदयपुर, जयपुर, अजमेर एवं कोटा को केंद्र की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत चयनित कर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगरीय विकास निकायों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल नवीनीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन अमृत योजना का शुभारंभ किया। लेकिन दुर्भाग्य से प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार इस परियोजना के प्रति उदासीन रही। फलस्वरूप आमजन को केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। हमारी सरकार स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना का विस्तार कर इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध है। सड़क मार्ग के साथ साथ सुरक्षित रेल मार्गों के विकास और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेनों के संचालन की दिशा में भी केंद्र सरकार ने दूरदर्शी विजन के साथ काम किया है। वंदे भारत ट्रेनों और अमृत भारत एक्सप्रेस तथा इलेक्ट्रिक हाईवे के संचालन से लंबी दूरी का सफर अब कम समय में सुगमतापूर्वक तय होने जा रहा है। राजस्थान को भी विगत दिनों में वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। इनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, उन्हें आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने और बेहतर माहौल देने के लिए नीतिगत फैसले लेगी। हमारी सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़े और उन्हें सरकारी सेवाओं में उचित अवसर मिले। भारत में हांगझाओ में
आयोजित एशियन गेम 2023 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अब तक के सबसे अधिक 107 पदक जीते। राजस्थान के कई खिलाड़ियों ने भी मेडल जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इसी प्रकार खेल प्रतिभाओं को ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ और अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए विशेष रूप से कार्य योजना तैयार की जाएगी। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश भर में मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना की है। यह सुखद संयोग है कि इस बार सदन में अनेक नए युवा सदस्य चुन करके आए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर युवा विधायकों का आह्वान करता हूं कि प्रदेश की युवा शक्ति को नशे से दूर रखने की दिशा में आप अपने अपने क्षेत्रों में नशा मुक्त राजस्थान अभियान को सशक्त करें। माननीय सदस्यगण, राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना का विकास हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। नए निवेश को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में सुखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्पादों के सुगम एवं त्वरित आवागमन के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं नए स्पेसवे तथा रेल कॉरिडोर के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। जेम्स ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और वस्त्र आदि के निर्यात में राजस्थान की विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान है। हमारी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करेगी। नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी तैयार की जाएगी। यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार एमएसएमई सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। सर्विस डिलीवरी सिस्टम विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन या रोजमर्रा की जरूरतों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग विगत वर्षों में तेजी से बढ़ा है। हमारी सरकार प्रदेश में ई गवर्नेंस एवं यम गवर्नेंस के साथ डिजिटल और पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सुशासन में तकनीक के उपयोग को विस्तार दिया जाएगा। राज्य के विभिन्न भागों में ई गवर्नेंस परियोजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग आधारित तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ साइबर सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्रमिकों की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका होती है। श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिले, इसके लिए श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयुष्मान भारत, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से श्रम कल्याण की दिशा में संकल्पशील होगी। पर्यटन क्षेत्र में विकास की राजस्थान में अपार संभावनाएं मौजूद है। भक्ति, शक्ति, शौर्य और पराक्रम की धरा राजस्थान के कण कण में ऐसी गाथाएं रची बसी हैं जो देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ के मेले, तीज त्योहार, लोक संस्कृति, किले महल, बावड़ी और पुरा संपदा विश्व भर में विख्यात है। पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार पर्यटन विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनाएगी।